इस वीडियो में हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का सत्यापन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह सत्यापन एक क्रियाकलाप के द्वारा सीखा था। अब हम जो है इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन इस प्रकार से है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज ABC दिया गया है। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है, जो भुजा AB को D पर, भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें यह सिद्ध करना है कि AD का अनुपात DB से जो होगा वही अनुपात AE का EC से होगा। यानी हम कह सकते हैं कि AD अनुपात DB इज इक्वल टू AE अनुपात EC। स्टूडेंट्स, इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम एक रचना करने जा रहे हैं। B को E से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे और भुजा AC के लंबवत हम रेखाखंड DM खींचेंगे, भुजा AB पर लंब EN खींचेंगे। इस प्रकार से हम ये रचना करते हैं। अब प्रमेय को सिद्ध करने से पहले एक और प्रमेय की जानकारी होना आवश्यक है, जो अब आपने पहले भी पढ़ी हुई है। वो इस प्रकार से है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, हम ये बात भी जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हम इस प्रमेय को अब सिद्ध करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चित्र में देखते हैं कि हमारे पास एक तो त्रिभुज ADE बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप त्रिभुज ADE, और इस त्रिभुज ADE में देख सकते हैं तो भुजा AE पर लंब DM है और इसी त्रिभुज ADE में भुजा AD पर लंब EN है। तो हम इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से, कि 1/2 गुणा आधार AE इंटू इसकी ऊंचाई है DM। और दूसरे प्रकार से इसी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा आधार इसका AD हो गया और इसका ऊंचाई AN हो गई। तो 1/2 गुणा AD इंटू EN। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताती हूँ। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 गुणा, जब हम इस AE त्रिभुज को AE भुजा को आधार मान रहे हैं तो आधार हो गया AE और इस आधार AE के लिए ऊंचाई हो गई DM। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोबारा से हम निकालते हैं। अब हम दूसरी भुजा का प्रयोग करते हैं 1/2 गुणा, अगर हम भुजा AD लेते हैं तो इसका आधार AD हो गया, बेस AD हो गया और इस बेस AD के लिए ऊंचाई हो गई EN। तो 1/2 गुणा AD इंटू EN। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो प्रकार से ज्ञात किया है। और हम जानते हैं कि ये एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे ही होंगे। अब हम आगे आते हैं, यहाँ नीचे की ओर देखते हैं। इस चित्र में हमें दिखता है त्रिभुज BDE, ये देख सकते हैं आप त्रिभुज BDE, इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि इस पर लंब कहाँ डला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो BD भुजा को यदि हम आगे की ओर बढ़ा दें या EN तक, तो हम क्या देखते हैं कि लंब कौन है, इसमें EN है। तो इस त्रिभुज BD का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा BD इंटू EN। तो मैं लिख रही हूँ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है इसका BD इंटू इसकी हाइट हो गई EN। अब इस चित्र में हम एक और त्रिभुज देख रहे हैं। ये देख सकते हैं DEC, एक त्रिभुज DEC है, इसको देखेंगे आप। इस त्रिभुज DEC में हम भुजा अगर EC को आगे बढ़ा दें तो इसमें हमें दिखता है तो ट्रायंगल DEC की भुजा EC को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं M बिंदु तक आगे बढ़ाने पर हम देखते हैं कि त्रिभुज DEC की भुजा आगे बढ़ाने पर इस पे जो लंब है, शीर्ष D से जो लंब कौन है, DM खींचा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज DEC का जो एरिया निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा, वो कितना आएगा 1/2 गुणा आधार EC को लेंगे हम, और इसी आधार को हमने आगे बढ़ाया देख सकते हैं आप। तो इस पे जो लंब पड़ा हुआ वो है DM, तो 1/2 गुणा EC गुणा DM, ये इसका एरिया निकलेगा। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसका इसी हो गया इंटू इसी बेस को हमने आगे बढ़ाया था एम पॉइंट तक, और इस पे लंब डला हुआ डीएम, तो इसको हम बोलेंगे डीएम। इस प्रकार से हमने 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमने अलग अलग प्रकार से लिख दिए। एक तो बी ए डी ई का क्षेत्रफल हमने 2 प्रकार से लिखा है, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद त्रिभुज जो नीचे की जो त्रिभुज है डी ई सी, इसका क्षेत्रफल मैंने ये लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आपने जो है अनुपात करके रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की वैल्यू रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की वैल्यू है हमारे पास, ये 2 प्रकार से दो हमारे पास इसके बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे ए डी ई और बी डी को, ताकि इसमें कॉमन मिल जाए। तो 1/2 ए डी का हमने एरिया जो लिख रहे हैं ए डी इंटू ई एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके अपॉन में 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। ये देखेंगे ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया लेना है, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया अपॉन ट्राइंगल डी ई सी का एरिया। तो अगले स्टेप में बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू, इनकी वैल्यूज आगे रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए डी ई की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन, अब डी ई सी ट्राइंगल की जो एरिया है उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। आप देख सकते हैं 1/2 कैंसिल हो रहे हैं, डीएम डीएम कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है ई ए ई अपॉन ई सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो एक और प्रमेय जानते हैं, जो मैंने पहले बताई थी आपको। वो प्रमेय क्या थी, वो प्रमेय इस प्रकार से थी कि यदि एक ही आधार से और 2 समांतर रेखाओं के बीच में कई सारे त्रिभुज खींचे जाए तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब आप इस चित्र में देखेंगे कि ध्यान से कि अगर हम DE को आधार मान लें और DE और BC हम जानते हैं कि कैसे रेखाखंड है, आपस में समांतर रेखाखंड है। इन दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच में और आधार DE को लेकर के हमारे पास 2 त्रिभुज बने हुए हैं। उनका नाम जैसे कि DEC, ये देख सकते हैं आप, और दूसरा DEB। ये देखेंगे आप कि भुजा जो DE से लेकर यानी आधार DE को लेकर के जो त्रिभुज बना हुआ है वो है DEB, और इसी आधार DE को लेकर के दूसरा त्रिभुज बना हुआ है DEC। जो ये दोनों त्रिभुज हैं DE और BC दोनों समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो क्षेत्रफल हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इनकी वैल्यूज सेम होंगी। तो अब हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं कि जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, अब हम देखते हैं कि इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि इनके मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसके ऊपर वाला साइड देखेंगे आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो तो पहले से ही बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और ये भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये तो आपस में बराबर है ही हैं। और ये जो है प्रमेय के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो गए। अब आप देखते हैं कि इस इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बायां पक्ष है वो आपस में क्या हो गया, पूरी तरह से बराबर हो चुका है। जब लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर हो गया तो इसके बाद जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बचता है यानी कि AD अपॉन BD और इधर इक्वेशन नंबर 2 में AE अपॉन EC, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसके लिए आप यहाँ पे प्रमेय जरूर लिख देंगे, प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे। कौन सी प्रमेय के द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि प्रमेय कौन सी थी, वो कि एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में
बराबर होंगे। इसके बाद ये प्रमेय आप जरूर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गए, इसलिए अतः राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है अब देख सकते हैं आप, ए डी अपॉन बी डी ये क्या है देख सकते हैं आप अपने इस त्रिभुज में ए डी अपॉन बी डी यानी कि इस बिंदु डी से इस भुजा के दो भागों का अनुपात है, देख सकते हैं आप ए डी अपॉन बी डी, और इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिखा हुआ है। ये क्या है इस चित्र में देखेंगे आप, ए ई अपॉन ई सी इस त्रिभुज की जो दूसरी भुजा थी उस दूसरी भुजा के बिंदु ई पर जो दो भाग हो जा रहे हैं उनका अनुपात है, यानी कि ए ई अपॉन ई सी, वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार से जो थेल्स की प्रमेय है या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती है कि यदि एक भुजा के समांतर रेखाखंड डी ई खींचा गया तो यह रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जो डी और ई पर प्रतिच्छेद हो रहा है इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी।